नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है व्याकरण शिक्षण। यानी कि किसी भी लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है या ग्रामर क्या होती है। हम बिना ग्रामर के भी तो किसी लैंग्वेज को बोल सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ग्रामर क्यों ज़रूरी होती है, तो आज हम इसको जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे किस फॉर्म में आएगा कि व्याकरण शिक्षण क्या है या व्याकरण क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, व्याकरण किसी भी भाषा का विश्लेषण करने में या उसकी रचना संबंधित नियमों को स्पष्ट करती है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ले, हम किसी भी समाज में रहते हैं या किसी भी समुदाय में रहते हैं, हम उस समाज का एक अंग होते हैं। तो उस समाज में रहने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, वो नियम जो होते हैं, हमें एक सभ्य नागरिक बनने के लिए या अपना क्या कहते हैं, नैतिक विकास करने के लिए उन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, व्याकरण जो होती है एक शुद्ध भाषा का रूप में प्रयोग होने के लिए व्याकरण जो होती है वो उस भाषा के लिए उन नियमों का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, जिससे हमें उस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। अब देखिए क्या होता है व्याकरण शिक्षण, यानी कि व्याकरण शिक्षण बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, छात्रों को किसी भी भाषा की नियम व्यवस्था की जानकारी देना व्याकरण शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपने पहले व्याकरण शिक्षण को बताना है, उसके एग्जाम्पल्स लेके बताना है कि व्याकरण शिक्षण क्या है या व्याकरण शिक्षण क्यों जरूरी है। ये सब चीजें आपने अच्छे से एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है, व्याकरण के प्रकार कौन से होते हैं। ये तो हमने व्याकरण के अर्थ को समझ लिया, व्याकरण के अर्थ को जान लिया। ठीक है, कि मतलब कि वो नियम बनाती है किसी भी भाषा को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए या उसको अच्छे से व्यवस्था में रखने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जो व्याकरण के ना हमारे दो रूप होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा औपचारिक व्याकरण क्या होती है, जो आपकी पुस्तकों में या नियमों में प्रयोग करके व्याकरण को सिखाया जाता है। ठीक है, जो हमें बुक्स के थ्रू व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, हमारी बुक्स में यूज होती है, वो हमारी होती है औपचारिक व्याकरण। अब अनौपचारिक व्याकरण क्या कहती है, जैसे किसी पाठ को पढ़ते समय ही व्याकरण का ज्ञान देना। ठीक है, यानी कि किसी पाठ को पढ़ाया जा रहा है उसी समय आपको व्याकरण का ज्ञान दे दिया गया, तो ये आपका अनौपचारिक व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अपने घर में व समाज में रहकर व्याकरण संबंधी ज्ञान को ग्रहण करता है, वह अनौपचारिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा कोई भी काम होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होता है, तभी तो हम उस काम को कर रहे होते हैं। तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले होता है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझाना, यानी कि भाषा के जितने भी नियम होते हैं उनको समझाना। सेकंड हमारा होता है भाषाई कौशलों को शुद्ध रूप में सिखाना, यानी कि हमारी भाषा के जितने भी कौशल होते हैं उनको शुद्ध रूप में सिखाया जाना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों को वाक्य रचना विराम चिन्ह को शुद्ध रूप में प्रयोग करना सिखाना। अब हम बच्चे को कोई भी भाषा सिखाते हैं या हमने हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना उसको शुरू करा, उसको सिखाना शुरू करा, तो उसको हमें बताना होता है अपने विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, अपने पूर्ण विराम कहाँ लगाना है। ठीक है, भाषा के शुद्ध रूपों का उसको समझाना। नेक्स्ट आपको तो बच्चों के भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराना, यानी कि भाषा, अगर कोई बच्चा किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसके शुद्ध रूप बताना, अगर वो कहीं पे गलती कर रहा है उसको उससे मतलब कि परिचय करवाना कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे इसको यूज करो, ये इसका शुद्ध है, इसका सही रूप होगा। नेक्स्ट क्या होता है, बच्चों को भाषा का विश्लेषण करने के योग्य बनाना। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग में व्याकरण का ज्ञान होना, यानी कि उनको व्याकरण की नॉलेज देना ताकि वो व्याकरण का ज्ञान ले सके। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को भाषा संबंधित नियमों का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि हमारी भाषा के संबंधित जितने भी नियम होते हैं उनका ज्ञान प्रदान करवाना। ठीक है, भाषा के सही प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो किसी भी भाषा का सही तरीके से प्रयोग कर सके, उसमें उनको विकास करना उनका। ठीक है, अब भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है। पहली होती है हमारी निगमन विधि, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि, यानी कि सबसे पहले से चली आ रही विधि है, उनमें से एक विधि है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें छात्रों को पहले आपको रूल बताना होता है, कोई भी नियम समझाना होता है। ठीक है, उसके बाद आप उसको उदाहरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि निगमन का मतलब होगा पहले नियम उसके बाद उदाहरण। नेक्स्ट हमारा आता है सूत्र विधि। देखिए यह विधि निगमन विधि की भांति ही होती है। यहाँ क्या होता है, निगमन विधि में जहाँ नियमों को बच्चों को क्या कहते हैं, पहले नियमों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस विधि में क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो नियम होते हैं ना उनको सूत्रों में बदलकर बच्चों को रटाया जाता है। ठीक है, या सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि बच्चों को ग्रामर की बुक के थ्रू समझाना है। यानी कि आजकल जैसे कि हिंदी की 2 बुक्स होती हैं,
एक आपकी व्याकरण की होती है, दूसरी आपकी एक रीडर होगी, एक ग्रामर होगी, 2 आपकी बुक्स होती हैं। तो उसमें से ग्रामर की जो बुक होती है उसके थ्रू बच्चों को सिखाना। अब आगमन विधि, तो आगमन विधि क्या होती है, ये एक बहुत न्यू मेथड है। इसके अंदर क्या है, एक साइकोलॉजी मेथड भी इसको कहा जाता है आगमन विधि को। तो इसके अंदर क्या क्या होता है कि इस विधि के अंदर ना एक शिक्षक छात्रों के सामने बहुत सारे उदाहरण रखता है, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखता है, और छात्रों को उन उदाहरणों को संबंधित प्रश्न पूछता है या उनको देखने के लिए कहता है, यानी कि उस संबंध करने के लिए कहता है उनका आपस में, और उनसे क्वेश्चन पूछता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं आप, वह कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है। ठीक है, छात्र उन उदाहरणों का विश्लेषण करते हैं जो टीचर ने उनके समक्ष रखे हैं। ठीक है, तथा उसमें संबंध ढूंढते हैं, यानी कि उन जो उदाहरण उसके आगे रखे गए हैं बच्चे के, उनके आपस में रिलेशंस क्या हैं। ठीक है, इससे उन उदाहरणों में प्रयोग में कुछ नियमों का ज्ञान होता है बच्चों को, यानी कि ये अगर मैंने बच्चे को 5 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, या 5 चीजें उसके आगे मैंने प्रस्तुत करी, तो बच्चा सोचेगा ये चीज यहाँ क्यों है या ये किस लिए है, इसका क्या प्रयोग होगा। ठीक है, ये होता है। तो आगमन विधि के, अब जो आगमन विधि है ना, इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज हमने व्याकरण को जाना, व्याकरण के अर्थ को समझा, व्याकरण के उद्देश्य को समझा, व्याकरण शिक्षण की विधियों को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगमन विधि को जानेंगे, इसकी क्या कहते हैं, ये क्यों होती है, या मतलब कि जो न्यू मेथड्स हैं ये किस लिए हैं, इनका यूजेस क्यों है। मतलब हम पढ़ा तो बच्चे को ग्रामर पुराने मेथड से भी सकते हैं ना, तो ये आगमन विधि की जरूरत क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस विधि को भी जानेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।